दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आपने किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो भविष्य में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं क्या मैंने लोन नहीं चुकाया तो मेरे घर पुलिस आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या हो सकता है आगे फर्दर मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है, क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा और वीडियो आपको अंत तक देखना है, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा और उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो है कि अगर आपने किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाया तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, कोई भी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, चाहे वो कंपनी रजिस्टर्ड हो या वो कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो। और एनबीएफसी भी आपको पता है कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग ही एनबीएफसी को भी रजिस्टर किया जाता है। आप लोग भली बात ही जानते हैं। तो अगर कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है या कंपनी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, अगर आपने उसका लोन नहीं चुकाया तब क्या हो सकता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले चेक कीजिए क्या वो लोन आपके सिविल में शो हो रहा है। अगर सिविल में शो हो रहा है या किसी दूसरी एक्सपीरियन या किसी क्रेडिट स्कोर में शो हो रहा है, तो क्योंकि एक्सपीरियन और जिसका नाम है CIRIF क्रिफ, तो ये आरबीआई रजिस्टर्ड ही है। जो भी ये संस्थाएं हैं जो कि सिविल रिपोर्ट निकालती हैं या क्रेडिट रिपोर्ट निकालती हैं, ये आरबीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका लोन ट्रांस यूनियन सिविल में ना शो होकर किसी दूसरे सिविल स्कोर में शो हो रहा है, तो आपको भविष्य में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो लोन प्रोवाइड कराती है वो कराती है ट्रांस यूनियन सिविल। फिर से सुन लीजिएगा, ट्रांस यूनियन सिविल। तो वो जो सिविल स्कोर देखती हैं वहां पर अगर आपकी कोई बैड एंट्री होती है, मान लीजिए आपने कोई लोन सेटल कराया, आपने कोई लोन राइट ऑफ हो गया आपका कोई लोन, या हो सकता है आपने कोई लोन पे नहीं किया है, डिफॉल्ट हो गया है और वहां पर लिख कर आ रहा है कि सूट फाइल लिया कुछ और ऐसी चीज़ें लिख कर आती है वहां पर। तो अगर आपने नहीं चुकाया है, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वहाँ सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती है। तो जो भी बैंक में आप लोन अप्लाई करने जाते हैं भविष्य में, तो आपको लोन मिलने की चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो जैसे ही आपका पैन कार्ड नंबर बैंक वाले एंट्री करते हैं, उनके पास एक सिस्टम होता है सिविल एक्सेस करने का। तो जैसे ही एंटर करेंगे आपका पैन कार्ड नंबर, आपके पास एक OTP आएगा, आप उनको OTP बताओगे, या बहुत सारे हो सकता है ऐसा भी बैंक के पास सिस्टम होता हो वो डायरेक्टली देख लेते हो। तो वो देख लेते हैं आपका सिविल स्कोर और उसके बाद वो आपसे बोल देते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एक कारण होता है क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया होता है, आपने कोई EMI नहीं दी होती है या आपने लोन नहीं चुकाया होता है, ठीक है। तो एनबीएफसी या कोई बैंक की मोबाइल लोन एप्लीकेशन है या कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, इसका लोन सिविल में शो हो रहा है और आपने अगर सही समय पर नहीं चुकाया तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो पहली दिक्कत तो आपके साथ में ये हो गई कि भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि नहीं मुझे भविष्य में लोन ही नहीं चाहिए, सिविल स्कोर कोई मैटर करता ही नहीं है। तो देखिए, आज आपको भले ही लोन की आवश्यकता ना हो सकता है आप अभी युवा अवस्था में हो, आपको लग रहा हो ऐसा कि मुझे आगे लोन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इन फ्यूचर जब आपकी एज बढ़ जाएगी और आपको कभी कोई बिजनेस बड़ा करना होगा या आपको अपने बच्चों की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए लोन चाहिए होगा, तब आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। सही समय पर लोन नहीं चुकाने पे क्या हो सकता है, तो 90 डेज में जो लोन है वो NPA में चला जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। और कुछ लोग बताते हैं, यूट्यूबर बताते हैं कि एनबीएफसी का जो लोन है वो 180 डेज में जाता है NPA में। तो ये कहाँ तक सच है यार? 90 डेज ही तो मैंने सुना है, मुझे जितनी नॉलेज है 90 डेज होता है। हो सकता है कि एनबीएफसी का जो है वो 180 डेज होता हो, लेकिन मुझे इस बात में कोई कंफर्म नहीं हूँ। तो मैं 90 डेज को लेकर चल रहा हूँ। तो 90 दिन तक अगर आप कोई लोन की EMI नहीं देते, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो आपने, चाहे वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिया हो या आपने एनबीएफसी से लोन लिया हो, 90 डेज तक अगर आपने किस्त नहीं चुकाई
तब वो लोन चला जाएगा आपका एनपीए में, आपका सिविल स्कोर इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी सिविल में बैड एंट्री होती है। और फिर यहाँ पर भी जब कोई बैंक देखती है कि इनके सिविल में एक लोन एनपीए में पड़ा है, तो फिर आगे आपको लोन मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब बात आती है कि फर्दर एक्शंस क्या होते हैं। जब कोई लोन एनपीए में चला जाता है तो उसके बाद आपके खिलाफ एक लीगल नोटिस बनाती है जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है या जो भी बैंक होती है, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो आपको एक लीगल नोटिस सेंड करेगी। बाई मेल भी आजकल सेंड हो जाता है, और आजकल तो कोर्ट ने मान लिया है कि अगर व्हाट्सएप पर भी ओरिजिनल जेन्युइन लीगल नोटिस भेजा गया है और आपने उसको ब्लू टिक हो गए वहाँ पर सीन कर लिया है, तब आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तब आपको उसका प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा लीगल नोटिस का कि आप लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं। अब सवाल आता है कि लोन कितने प्रकार का होता है। देखिए, जो आप लोन एप्लीकेशन से लेते हैं वो कई प्रकार का हो सकता है कंज्यूमर लोन हो, ठीक है, आपने कोई चीज़ ईएमआई पे खरीदी हो उसका लोन हो सकता है, या हो सकता है आपने किसी लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लिया हो, जैसे कि आप लोगों को पता होगा गोरख धंधा बहुत हुआ था बीच में, तो वो पर्सनल लोन के अकॉर्डिंग ही गोरख धंधा चला था। ठीक है, अब आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, मैं यहाँ पर पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, आपने कोई पर्सनल लोन दिया, बैंक को आपने कोई भी, या लोन ऐप को आपने कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी है, या आपने अपना जो एक सिस्टम होता है जिससे ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं ईसीएच, तो आपने वो, या नैच, वो आपने एक्टिवेट नहीं कराया है, नहीं किया है, तो बैंक तो आपसे पैसा वसूल नहीं पाएगी, जो भी एनबीएफसी है, और आपने कोई सिक्योरिटी में कोई चीज़ बैंक के पास रखी भी नहीं है, कोई एसेट आपका है भी नहीं बैंक के पास। तो ऐसे में जब कोई भी एसेट बैंक के पास नहीं होता है, सिक्योर्ड लोन में एसेट होता है, आपको पता होगा प्रॉपर्टी रखकर आप लोन ले रहे हैं, तो वो तो सिक्योर्ड लोन होगा, उसका तो एसेट है, बैंक या एनबीएफसी वो एसेट बेचेगी और अपना पैसा निकाल लेगी। लेकिन इसमें कोई भी एसेट नहीं रखा है आपने एक पर्सनल लोन बैंक ने अपनी गारंटी पे दिया है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेजेगा या एनबीएफसी लीगल। अब मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपये का लोन है और किसी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, और तो वो फर्दर प्रोसीडिंग्स मैंने नहीं देखा 2-4 हज़ार रुपये के केस में कोई बहुत भारी किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई ऐसी हो जाती है। लेकिन कार्रवाई अगर वो करना चाहते हैं तो हो सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका भी खर्चा होता है, बैंक उनको भी वकीलों को कोर्ट में खर्चा देना पड़ता है, जो भी लोन एप्लीकेशन होती है, तो वो जो भी है। खैर, अब मान लीजिए रकम बड़ी है, आपकी रकम है, मान लीजिए अब आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, तब आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकलेगा। उसके बाद तो कार्रवाई होगी, वो कोर्ट में उस केस को लेकर जाएंगे, प्रोसीडिंग्स करेंगे, और फिर आपको कोर्ट, अगर आप नहीं जाते हैं, अगर आप नोटिस का जवाब भी नहीं देते हैं, आप कोर्ट भी नहीं जाते हैं, आप रुपए भी नहीं चुकाते हैं, तब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप परेशानी में आ सकते हैं। वहाँ पर कोर्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं, कि आपकी चुकाने की मंशा नहीं है, लोन अगर नहीं थी तो आपने लिया क्यों था, ऐसे तमाम सवाल आपके सामने आ सकते हैं। अब बहुत सारे यूज़र्स के पास व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि उनके खिलाफ लीगल नोटिस निकल गया है, और वो लीगल नोटिस एक फॉर्मेट होता है, स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है कि हाँ, आप समझते हैं ना, आपको इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ कि कभी भी जो लीगल नोटिस होता है वो किसी स्टैम्प पेपर पे नहीं होता है, ठीक है, नोटरी पे जो बनाकर ये भेजते हैं ये लीगल नोटिस नहीं होता है, ठीक है, ये तो एक हिसाब से अनुबंध पत्र होता है, और ये तो जो भेजते हैं ना अधिकतर ये फर्जी ही होते हैं, ठीक है, आपको बता दूँ। जो लीगल नोटिस आता है वो वकील के द्वारा आता है, उसमें वकील का नाम मेंशन होगा, उसका एड्रेस मेंशन होगा, उसमें वकील का नंबर मेंशन होगा, उसकी मेल आईडी मेंशन होगी, ठीक है, आप वकील से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि पुलिस घर आती है, तो बता दूं आपके लिए कि पुलिस घर नहीं आती है ऐसे, जब तक आपने किसी गलत डॉक्यूमेंट का यूज़ करके लोन ना लिया हो। गलत डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आप जॉब कहीं और करते हैं, आपने ऐप के अंदर कुछ और दिखाया है, ठीक है, आप कहाँ, या फिर आपने कोई चेक गलत लगा दिया है, या आपने कुछ डिटेल मतलब ऐसी दी है जो कि गलत है, तब आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है, 420 का मुकदमा आपके खिलाफ रजिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर आपने जेन्युइन तरीके से लोन लिया है तब आपके खिलाफ एकदम से पुलिस नहीं आ सकती। अगर आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं, आप कोर्ट नहीं जाते हैं तारीख पर, आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तब फर्दर मान लीजिए कोर्ट में भी आप नहीं पहुंचेंगे तारीख पर, तब जो भाई सीधी बात है, जो भी हमारे जज साहब होंगे, जो भी जज महोदय होंगे, वो वहाँ पर बैठे होंगे, और फिर तो दिक्कत आपको आ जाएगी ना। वो तो फिर बोलेंगे कि भाई आप तो कोर्ट पे तारीख पे ही नहीं आ रहे हो, फिर वो पुलिस को ऑर्डर देंगे, बोलेंगे कि इसको व्यक्ति को घर से उठाया जाए, कि क्यों नहीं आप कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं, तब आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। इस संबंध में ज़्यादा आपको राय वकील ही दे सकता है कोई, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने उतना आपको बता दिया है।
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे पास जितनी जानकारी है वो मेरी खुद की अर्जित की हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों से इस संबंध में डिस्कस किया है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सेटलमेंट टीवी पर। आपको पता होगा सेटलमेंट टीवी पे मैं आपको जेन्युइन जानकारी देता हूँ, मैं कोई फर्जीवाड़ा नहीं प्रोवाइड कराता हूँ। तो ऐसे केस में आपके खिलाफ कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, उनको फॉलो नहीं करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि अब हमारा मन ही नहीं है, हम तो देना ही नहीं चाहते यार। तो देखो, मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, अगर फर्जी है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फर्जी चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, उन्होंने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया है, तब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, जो भी धाराएं बनती है वो लगवाइए, और इसके अलावा वकील से मिलिए और अच्छी स्ट्रॉन्ग करके कंप्लेंट बनवाइए। और आपको हरास किया जा रहा है उसके संबंध में भी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। आरबीआई का सचेत पोर्टल है, वहाँ भी कंप्लेंट कराइए। लेकिन अगर आपने किसी जेन्युइन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और उन्होंने आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया है, मान लीजिए 36% पे, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा बताया गया है उस पर आपको लोन दिया है, वही पेनल्टी आपसे चार्ज की जा रही है जो आरबीआई के द्वारा बताई गई है, तब आपको उनका लोन पे करना चाहिए, समय पर पे करना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने अगर आपका वक्त पर काम चलाया तो आपको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एकदम से बहुत सारा पेमेंट नहीं कर सकते, तब आप कंपनी के कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए कि मैं एकदम से इतना सारा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ आप पार्ट वाइज पेमेंट ले लीजिए। क्योंकि मान लीजिए 2-4 ईएमआई आपकी इकट्ठी हो गई हैं, तो आप पार्ट वाइज पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, लोन्स को सेटलमेंट कराने से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा और सिबिल में सेटल लिख के आएगा। और सेटलमेंट कराना आपका अधिकार नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बैंक की या एनबीएफसी की मर्जी है, उस संस्थान की मर्जी है यहाँ से आपने लोन लिया है कि वो उस लोन को सेटल करना चाहते हैं नहीं। बता दूं कि सेटलमेंट जो भी आपका टोटल अमाउंट होता है या टोटल अमाउंट ड्यू होता है, 60 to 80% के बीच में यार सेटलमेंट हो जाता है। मैंने खुद कराया था एक का, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका सेटलमेंट कराया तो इतने बीच में हो गया था। खैर, मेरे चैनल का नाम भी सेटलमेंट टीवी है। खैर, तो ये कुछ विशेष जानकारी थी, आप लोगों को मैंने बता दी। अब आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल के बारे में क्या राय है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, या आप हमें लिख सकते हैं settlementtv@gmail.com। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, थोड़े बहुत फोटोज डालता रहता हूँ मैं, उसको लाइक किया कीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए और यहाँ पर डीएम करके अपने सवालों का जवाब आप मुझसे ले लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।